वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और यहां पर इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? प्लांट्स के ऊपर। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। मतलब पूरी तरीके से एनसीईआरटी बुक की मदद से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं क्लास 6 के बारे में। कहा जा रहा है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड क्या होता है, फूड कहां से आता है, फूड कैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी। वहां पर आपने पढ़ा था कि फूड जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है। मतलब आपके, मेरे या पेड़ पौधे या कोई भी जानवर हो, उसको सरवाइव करने के लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी होता है। वहां पर आपने पढ़ा कि जो फूड होता है, फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीजें लेते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। मतलब कि जो फूड है, जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं फूड की जो कि हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए? कहता है कि दीज कंपोनेंट्स आर ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि फूड के ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि फूड के कंपोनेंट हैं, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिएंट में क्या क्या आ गए भाई? न्यूट्रिएंट में आपका कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट, विटामिन, दूसरे न्यूट्रिएंट्स आ गए। ये हमें कहां से मिलते हैं? ये हमें फूड से मिलते हैं, जो कि फूड यहां पर हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है। हमारा फूड, आपको पता है कि हम लोग किस प्रकार से फूड लेते हैं भाई। कहीं से कोई फल तोड़ लिया, अनाज ले लिया, कोई जानवर का मांस ले लिया, ये सारी चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे जानवर भी ऐसी ही चीज करते हैं। अब हम लोग का न्यूट्रिशन कैसे होता है वो यहां पर हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन टर्म्स को समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है कि इट इज द मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई पेड़ पौधा हो या फिर कोई जानवर हो, उसके शरीर में फूड को लेने का तरीका, फूड को ग्रहण करना, लेना, और उस फूड को कंपोनेंट्स निकाल करके उसको यूटिलाइज कर लेना। समझ गए? मतलब कि हमने देखा कि फूड में ये सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन का क्या मतलब हुआ? मतलब कि मैं न्यूट्रिशन कर रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने भोजन ग्रहण किया, भोजन शरीर के अंदर लिया, खाया उसको, उस भोजन में से ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे शरीर को रिक्वायर्ड हैं, इसको मेरे शरीर ने कंज्यूम किया और उसको यूटिलाइज कर लिया। तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, कंप्लीट प्रोसेस हमारा होता है न्यूट्रिशन। यही न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब आप समझ गए हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फूड के लेने की भी बात कर रहे हैं और उसके यूटिलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं कि फूड को अंदर लिया गया और उसको साथ में यूटिलाइज भी कर लिया गया। पूरा प्रोसेस हमारा हो गया न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रिएंट क्या होंगे भाई? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वैसे फूड के कंपोनेंट जो कि हमारे शरीर को रिक्वायर्ड होते हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट में एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपका क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. अब यहां पर देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको क्या चाहिए भाई? उन सबको फूड चाहिए।
लेकिन यहां पर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो दो प्रकार के हो गए। एक तो आपके प्लांट्स हो गए, प्लांट्स, हरे भरे प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो हरे भरे प्लांट्स हो गए। और दूसरा आपके पास हो गए यहां पर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम क्या हैं, हम एनिमल्स हैं। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स को आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जो हैं, यानी जो एनिमल्स हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, भूख लगती है, हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो हम लोग कहीं पर जाते हैं, किसी पेड़ पौधे को खा लेते हैं, या फिर कोई दूसरा जानवर है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो उस तरीके से हमारे न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी होती है। मतलब क्या, एक तरीके से हम लोग प्लांट्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है भाई? हम लोग क्या खाते हैं, जैसे जनरली लोग क्या खाते हैं, चिकन खाते हैं या फिर मीट खाते हैं, बकरे का मीट खाते हैं, ठीक है। तो ये जो जानवर हैं जिनको कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, ये जाकर के क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो डायरेक्टली या तो हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, या फिर इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि प्लांट से ही हमारे फूड रिक्वायरमेंट की जरूरत पूरी होती है। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के साथ ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। प्लांट्स को इस प्रकार की कोई चीज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। मतलब कि अपने जो भी फूड की उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपने सराउंडिंग में, नेचर में प्रेजेंट जो चीजें हैं, उनसे अपना फूड तैयार कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो भाई प्लांट्स का ऐसा कोई लफड़ा नहीं है कि कहीं से जाकर के भोजन लेना है, भोजन ग्रहण करना है, नहीं। वो बहुत आसानी से अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्या बात की जा रही है? अब यहां पर बात की जा रही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर, उनके शरीर में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है भाई? कहता है कि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मतलब कहता है कि देखो भाई, दुनिया में जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सिर्फ वही एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में जो कि अपना भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं। मतलब यहां पर अगर मैं हूं तो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। मेरे घर के पास जो गाय रहती है, जो कुत्ता रहता है, जो बकरी रहता है, जो मुर्गा रहता है, वो सब अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। कौन बना सकता है? जो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। और उनको अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? तो उनके आसपास जो वाटर अवेलेबल होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और कुछ मिनरल्स चाहिए होते। इन सब को मिला करके प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड खुद से तैयार कर लेते हैं। कहता है कि द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं प्लांट को उनका अपना भोजन बनाने के लिए, वो उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि प्लांट के आसपास हवा में CO2 है, पानी में, जमीन के अंदर से वो पानी लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, और इस प्रकार से उनका भोजन तैयार हो जाता है। आगे कहता है कि द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अब यहां पर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, या फिर हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत है, या फिर किसी प्लांट को न्यूट्रिएंट की क्या जरूरत है? तो उसका कारण यह है, उसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे यहां पर जो लैंग्वेज लिखा उसी तरीके से लिख सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें इनेबल करते हैं कि भाई हम अपने बॉडीज को रिपेयर कर सके। अब अपने के जगह पर आप लोग सब लोगों की बात कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करके, कि जो न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर जैसे मैं हूं, मेरे को न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है? इसलिए ताकि हमें क्या मिले, न्यूट्रिएंट मिले। अब न्यूट्रिएंट की क्यों जरूरत है भाई? तो न्यूट्रिएंट की जरूरत इसलिए है ताकि हम लोग अपने बॉडीज को बिल्ड कर सकें। मतलब ये जो इतना बड़ा शरीर तुम देख रहे हो मेरा, क्या ये शरीर खुद से बन गया क्या? नहीं, यहां पर बहुत सारा न्यूट्रिएंट लगा, उन सभी न्यूट्रिएंट से हमारा शरीर बना है। इसके साथ हमारा शरीर लगातार ग्रो कर रहा है। पहले कभी मैं इतना छोटा हुआ करता था, धीरे धीरे बड़ा होते होते आज इतना बड़ा हो गया।
कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि लगातार मुझे क्या मिला? न्यूट्रिएंट। मैं लगातार डेली के डेली भोजन खाता हूं, जिससे कि मेरा शरीर क्या हुआ? ग्रो कर गया। इसके साथ ही शरीर में कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयर करने के लिए भी क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। इसके साथ ही जो हमारे लाइफ के डेली लाइफ प्रोसेसेस हैं, समझ गए, उन सबको चलाने के लिए भी यहां पर हमें एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए भी हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डेली लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर जो हम अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी खर्च करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, इस प्रकार के जो बेसिक लाइफ फंक्शन होते हैं, उन सबको चलाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसके लिए हम लोग लाइफ प्रोसेस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं, उसके लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहां से मिलता है? न्यूट्रिएंट से, यानी कि फूड से मिलता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए फूड जरूरी है या फिर न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। वही डेफिनेशन है जो कि मैंने कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप वहां पर नोट कर लिए होंगे, यहां पर मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। अब यहां पर कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब यहां पर क्या हुआ? आपके पास दुनिया में दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन खुद से बनाता है, अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट चीजों का यूटिलाइजेशन करके, इस्तेमाल करके, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आपको यही चीज एक्सप्लेन किया हुआ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब क्या? भाई हमारे एयर में CO2 है, वो क्या है? सिंपल सब्सटेंस। हमारे जमीन में क्या है? वाटर है, H2O, सिंपल सब्सटेंस है। सनलाइट हमको मिला, वो क्या है? सिंपल सब्सटेंस है। तो ये सब सिंपल सब्सटेंसेस का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं, तो हम क्या हो गए? ऑटोट्रॉप। क्या हम ऐसा करते हैं? जी नहीं। तो हम क्या हैं? ऑटोट्रॉप हैं? जी नहीं, नहीं है। कौन है ऑटोट्रॉप? जो प्लांट्स होते हैं वो हैं ऑटोट्रॉप। क्यों? क्योंकि वो इन बेसिक चीजों का यूज करके अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। अब यहां पर ऑटोट्रॉप शब्द को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऑटो का मतलब सेफ होता है, सेल्फ होता है, और साथ में ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। मतलब कि अपना जो नरिशमेंट खुद से कर ले, उसको, उसके लिए हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि एनिमल्स आर एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स या जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फूड वो कंज्यूम करते हैं, वो उनके द्वारा नहीं बनाया जाता है, किसी और के द्वारा बनाया जाता है। जैसे जैसे जो बकरी है, वो बकरी फूड कहां से कंज्यूम करती है? जाकर के वो हरे भरे प्लांट्स को खाती है, घास खाती है, प्लांट्स वगैरह खाती है, पत्ते वगैरह खाती है। तो वो जो पत्ता है, वो जो प्लांट है जिसको कि बकरी ने कंज्यूम किया, उससे जो उसको एनर्जी मिला, क्या उसको बकरी ने खुद से बनाया था क्या? जी नहीं, वो प्लांट के द्वारा तैयार किया गया था। तो वो जो प्लांट है उसने खाना बनाया अपने सराउंडिंग से, लेकिन एनर्जी किसको मिल गया? एनर्जी बकरी को मिल गया। तो यहां पर क्या हुआ? बकरी अपने फूड के लिए, अपने जरूरत के लिए उस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है जिसने की भोजन बनाया। तो यहां पर यही चीज है कि जो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने नीड को पूरा करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके लिए शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब क्या? यहां पर हेट्रो का मतलब होता है अदर, मतलब कि अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी की जा रही है, तो ये क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप। तो भाई न्यूट्रिशन दो प्रकार का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ नरिशमेंट, यानी कि अपना भोजन का जरूरत हम लोग खुद से पूरा करेंगे अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट बेसिक चीजों का यूज करके। और हेट्रोट्रॉप का मतलब हम लोग अपने आसपास जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं, मतलब कि प्लांट्स की बात की जा रही, उनको कंज्यूम करेंगे या फिर इनडायरेक्टली उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने फूड की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा हो गया हेट्रोट्रॉप। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर सवाल पूछता है, नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज और प्लांट्स आर लोकेटेड।
मतलब भाई बात यहां पर सिंपल सा कह रहा है कि देखो भाई, प्लांट के बारे में हमने समझ लिया कि प्लांट क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट चीजों का इस्तेमाल करके फूड तैयार करते हैं, जिससे कि उनका नरिशमेंट होता है, उनका न्यूट्रिशन का नीड पूरा होता है, ठीक है। तो यहां पर प्लांट में कौन सा वो हिस्सा है जहां पर कि ये भोजन तैयार होते हैं, जहां पर ये सिंपल सब्सटेंसेस से भोजन तैयार करने का काम किया जाता है। अब यहां पर सवाल है कि वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ये सारे प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको समझना है। और इन सारे आंसर्स को समझने के लिए आपको एक प्रोसेस समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपली बात यहां पर यह है, यहां देखिए लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। और जनरली बात करें क्वेश्चन की कि भाई प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहां होता है, तो सिंपल आंसर होगा लीव्स, पत्तियां, जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, जो कि जनरली आपके आसपास हरियाली दिखती है, वहां पर उनकी बात हो रही है कि ये पत्तियां जो होती हैं उन्हीं के अंदर भोजन बनता है। अब सवाल यहां पर दूसरा है, क्या सिर्फ पत्तियों में भोजन बनता है? नहीं, प्लांट्स के जो भी पार्ट आपको ग्रीन दिख रहे हैं, जैसे कि कोई अगर स्टेम पार्ट प्लांट का, किसी प्लांट का स्टेम ग्रीन आपको दिख रहा है, तो भाई वहां भी आपको क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब यहां पर और भी चीजें पढ़नी है, तो वो चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो यहां पर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है, वो क्या है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अभी तुरंत हमने क्या देखा था क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो भाई आंसर क्या है, आंसर है लीव्स। तो प्लांट का फूड फैक्ट्री कहां होता है, लीव्स में होता है, मतलब कि भोजन कहां बनता है, लीव्स में बनता है। अब यहां पर आप सोचोगे सर अभी तुरंत आपने कहा कि प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पर भोजन बनेगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, तो यहां पर तो लीव्स बोल रहा है। देखो भाई बात यह है ना कि तुम किसी भी प्लांट को देखोगे तो उसमें जो मेनली भोजन बनने का काम होता है वो लीव्स में होता है, समझ गए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ग्रीन दिखते हैं, जहां पर स्टेम वगैरह ग्रीन होता है वहां पर आपको फोटोसिंथेसिस होता है। तो मेनली जो भोजन बनता है वो लीव्स में बनता है, इसीलिए हम लोग लीव्स को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात है कि देखो भैया भोजन बन रहा है लीव्स में, लीव्स में यानी पत्तों में क्या हो रहा है, भोजन बनने का काम हो रहा है। तो पत्तों तक सारे रॉ मटेरियल पहुंचने चाहिए। कौन कौन सा रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए भाई, रॉ मटेरियल आपको तो CO2 पहुंचना चाहिए, इसके बाद रॉ मटेरियल आपको H2O यानी कि पानी पहुंचना चाहिए, और इसके साथ हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है सनलाइट। तो ये सब चीजें पत्तियों के अंदर पहुंचेंगी तब क्या होगा, भोजन बनेगा। तो सबसे पहले यहां पर यही चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है कि देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी पत्ते में सारे रॉ मटेरियल सबसे पहले पहुंचना जरूरी है, तभी भोजन बनने का काम होगा। तो यहां पर कहता है कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सबसे पहले किसकी बात करता है, सबसे पहले यहां पर जो H2O वाटर है और साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो सारे कहां से लिए जाते हैं, लिए जाते हैं रूट से, समझ गए। जो प्लांट का रूट है वहां से सॉइल से एब्जॉर्प्शन किया जाता है और रूट से स्टेम होते हुए कहां पहुंचता है, सारे पत्तों तक ये सारा रॉ मटेरियल पहुंचता है, ठीक है। तो यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी जो एयर में CO2 प्रेजेंट है वो लिया जाता है पत्तों के अंदर। कैसे वो लिया जाता है, पत्तों में एक टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, इन टाइनी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इस स्टोमाटा पोर के जरिए पत्तों के अंदर CO2 गैस को लिया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में एक रॉ मटेरियल होता है। अब यहां पर सबसे पहले आपको स्टोमाटा को समझना जरूरी है, तो आइए हम लोग स्टोमाटा को समझ लेते हैं। तो स्टोमाटा को समझ लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर ये स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है भाई, टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ और द स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट अलाउज गैसेस टू पास इन एंड आउट। स्टोमाटा क्या है, एक प्रकार का टाइनी पोर है, टाइनी छिद्र है, टाइनी छेद है, इस प्रकार का उसका शेप होता है।
यानी जो पत्ते यहां पर आप हरे हरे पत्ते देखते हैं, इन पत्तों के ऊपर छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं और उनका शेप यहां पर इस प्रकार का होता है। अब ये टाइनी पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, ये हमेशा खुले नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का छेद है और हमेशा इसमें से गैस अंदर बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से यहां पर आप शेप देख रहे हैं, जो ये ग्रीन कलर का आप हिस्सा देख रहे हैं लाइट ग्रीन में, ये वाला क्या है? टाइनी पोर है, यानी ये स्टोमाटा है। इस स्टोमाटा के दोनों तरफ आपको दो इस प्रकार से किडनी शेप, यानी जो किडनी बीन्स होते हैं ना, उसके शेप का यहां पर सेल दिख रहा है। ये क्या है भाई? ये आपको गार्ड सेल्स होते हैं, समझ गए? जब स्टोमाटा को खोलना होता है, मतलब दिन में जब CO2 गैस की जरूरत होती है, जब फोटोसिंथेसिस करना होता है, उस समय यहां पर यह स्टोमाटा इस प्रकार से खुल जाता है। और इसको खोलने का काम कौन करेगा? ये जो दोनों गार्ड सेल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों गार्ड सेल क्या करेंगे? स्टोमाटा को इस प्रकार से खोल देंगे, जिससे कि गैसेस अंदर बाहर हो सकते हैं, समझ गए? और वहीं अगर हम लोग देखें, जब स्टोमाटा के जरिए गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, जैसे कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस समय CO2 की जरूरत नहीं है, तो उस समय क्या होगा? ये जो गार्ड सेल है इस प्रकार से स्टोमाटा को बंद कर देगा, ये जो टाइनी पोर्स हैं ये बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए? स्टोमाटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट हैं जो कि पत्तों के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनके जरिए गैसेस इन और आउट होते हैं, साथ में वाटर इन और आउट होता है। कब होता है? जब यहां पर फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, तब यह स्टोमाटा खुलता है, जिससे कि CO2 अंदर जा सकता है और ऑक्सीजन बाहर आ सकता है। या फिर आगे हम और भी पढ़ेंगे, जैसे जो वाटर है उसको भी यहां से इवापोरेट करने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए? तो मेनली इसका काम क्या है? जब फोटोसिंथेसिस करना हो उस समय गैसेस को, खास करके CO2 को अंदर आने में यह मदद करता है। इसके जरिए पत्तों के अंदर हमारा CO2 पहुंचता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो स्टोमाटा के बारे में समझ गए। स्टोमाटा क्या है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ और द स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट अलाउज गैसेस टू पास इन एंड आउट। सिंपल सी बात है, समझ गए? अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है यही चीज, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। इनको, इनके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं और सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है आप सिंपली समझ गए। स्टोमाटा का तस्वीर भी आपके किताब में यहां पर दिया गया है। स्टोमाटा का तस्वीर मैं आपको जरा सा दिखा देना चाहूंगा। स्टोमाटा ये देखिए, ये तस्वीर तो मैं अपने से लाया हूं, यहां देखिए आपके किताब में, यहां पर देखिए ये आपको स्टोमाटा दिया गया है। ये आपको पत्ते का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, मतलब कि देखिए ये मान लीजिए पत्ता है, तो इस प्रकार से ऐसे दिखाया जा रहा है। इस तरफ से मान लीजिए आप पत्ते को देख रहे हैं, तो यहां पर ये गार्ड सेल है, दोनों तरफ गार्ड सेल है और बीच में क्या है? टाइनी पोर है। ये गार्ड सेल फूल जाता है, मतलब ऐसे एक प्रकार से बंद कर देता है स्टोमाटा को, जब CO2 की जरूरत नहीं होती है। जब CO2 की जरूरत होती है ऐसे खुल जाता है और इस पोर से क्या हो जाते हैं? गैसेस इन और आउट हो सकते हैं। तो ये मेनली क्या है? आपके स्टोमाटा का फंक्शन है। वैसे ये तस्वीर में आपको ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। यहां पर आप देख लीजिए कि ये पहला गार्ड सेल, ये दूसरा गार्ड सेल। जब स्टोमाटा खोलना है तो ये क्या करेंगे? इस प्रकार से स्टोमाटा को खोल देंगे, और जब गैसेस की जरूरत नहीं है तो यहां पर स्टोमाटा को इस प्रकार से बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि गैसेस अंदर बाहर नहीं हो सकते। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बात करता है। आगे यहां पर कह रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem and the branches and the leaves। यहां पर आपके जो रूट्स होते हैं प्लांट के, वो वाटर को और मिनरल को सॉइल से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। अब उस सॉइल से एब्जॉर्ब करके वहां पर प्लांट में एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग जाइलम बोलते हैं। अब ये जाइलम के बारे में आपको यहां नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है? तो जाइलम बोलते हैं जो कि पाइप लाइक पूरे प्लांट में फैला हुआ होता है, जिसके जरिए रूट से जो वाटर है, जो मिनरल्स हैं, उसको प्लांट के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यानी कि खासकर अगर हम लोग बात करें तो लीफ तक, पत्ते तक पहुंचाया जाता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर कहता है कि दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। ये किसकी बात कर रहा है? ये इस वेसल लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी कि जाइलम की बात कर रहा है, ठीक है? जाइलम के बारे में आगे क्लासेस में और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है? कहता है कि दे आर कॉल्ड वेसल्स। अब इनको वेसल कहा जाता है। कौन सा वेसल? एक जाइलम वेसल होता है, जिसके जरिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और एक फ्लोइंग वेसल होता है जिसके जरिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कि जो पत्तों में खाना बन गया
उस भोजन को, उस खाना को प्लांट के सभी हिस्सों में फ्लोएम के जरिए पहुंचाया जाता है, और जो रूट्स हैं वहां से पानी को प्लांट के सभी हिस्सों में जाइलम के जरिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, तो वहां पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे चैप्टर में, या फिर आगे क्लासेस में तो और डिटेल में आपको पढ़ना ही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहां पर क्लोरोफिल की बात की गई है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा आपको जानकारी दिया गया है सेल्स के बारे में कि भाई सेल्स क्या होते हैं। वैसे सेल्स की बात करूं तो आप आगे क्लासेस में 9th क्लास में 8th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर शॉर्ट तरीके से समझाया गया कि सेल्स क्या होते हैं। कहता है कि यू हैव सीन बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब जिस तरीके से एक बिल्डिंग को आप देखते हैं कि एक बिल्डिंग हजारों लाखों की संख्या में ईंटों से मिलकर के बना हुआ होता है, उसी प्रकार से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो टाइनी यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको कि हम लोग सेल्स कहते हैं। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। हमारा पूरा शरीर किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? सेल है। फंक्शनल यूनिट भी सेल है। मतलब कि हमारे शरीर का हर एक सेल जिंदा है तभी हम जिंदा हैं। अगर मेरे शरीर का ये वाला हिस्से का सारा सेल मर जाए, जैसे मसल सेल मर जाए, या फिर स्किन सेल मर जाए, या फिर और कोई सेल मर जाए, तो मेरा ये हाथ काम करना बंद कर देगा। मेरे शरीर का सेल मर जाए तो मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा। तो भाई एक तरीके से हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ होता है सेल। सेल से मिलकर के ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, जिसके जिंदा होने पर हमारा पूरा शरीर जिंदा है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का डाइजेशन हमारे शरीर में होता है, लेकिन उस डाइजेशन के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसके बाद हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी निकाला जाता है। समझ गए? तो रियली में डाइजेशन से जो एनर्जी मिलता है वो हम लोग को पेट में नहीं मिलता है। पेट से जब हमारे सेल्स में भोजन पहुंचता है तो वो सेल्स एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, जिसका कि यूज करके हम इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। समझ गए? तो यहां पर ये सब चीजें समझ सकते हैं कि सेल कैन ओनली बी कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल के से बने हुए होते हैं, जिनको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका शरीर कई सारे सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे हमारा शरीर लाखों करोड़ों की संख्या में सेल से मिलकर के बना हुआ है, और हम लोग हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहां पर सेल के अलग अलग पार्ट्स की बात की गई है। यहां पर सेल का आउटर बाउंड्री होता है पतला सा, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके साथ ही सेल्स में आपको सेंटर में लोकेटेड एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और साथ में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल में भरा हुआ, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इस फोटो को जूम करके अगर मैं दिखाऊं, तो यहां पर कई सारे सेल्स को दिखाया गया है। यहां पर ये पूरा सेल है, सेल के बाहर ये ब्लैक कलर में आपको क्या दिख रहा है? बाउंड्री दिख रहा है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये रेड कलर का हल्का सा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये पूरा इलाका क्या है? ये पूरा इलाका है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास में आप अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे अब हम बढ़ते हैं। आगे कहता है कि द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्लोरोफिल होता है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोफिल की मदद से ही जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के एनर्जी को, जो सूर्य की रोशनी होती है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, और इस एनर्जी को फिर यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड तैयार करने में, खाना तैयार करने में। और साथ में इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारे पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनका कलर आपको ग्रीन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, कई सारे यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जो पत्तों का कलर है, जो लीव्स का कलर है ग्रीन, वो ग्रीन क्यों होता है? तो वो होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो भाई यहां पर और क्वेश्चन बनेगा कि यहां पर सनलाइट को के एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? किसकी मदद से प्लांट जो है, किस पिगमेंट की वजह से प्लांट जो है वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पाता है? तो आंसर होगा क्लोरोफिल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे यहां पर कहता है कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर सिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है सिंपली प्रिपेयर करना। तो यहां पर कह रहा है कि देखो भैया, प्लांट में जो फूड का प्रिपरेशन होता है, फूड का बनना होता है, सिंथेसिस होता है, वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। कौन सा लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन करना या फिर प्रिपेयर करना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोग को क्या पता चला, हम लोगों को पता चला कि भोजन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए हम लोगों को क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से हम लोगों का प्लांट जो होता है वो भोजन अपना तैयार करने पाता है, अपना भोजन बनाने पाता है, ठीक है। आगे कहता है कि इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट क्या करता है, सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको फूड के रूप में अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि प्लांट को एनर्जी कहां से मिलती है, प्लांट को एनर्जी मिलती है सनलाइट से। हम लोगों को पहले से पता है कि हम लोगों को एनर्जी कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से मिलती है। इसका मतलब कि हमारे अर्थ पर जितना भी एनर्जी है, जितना भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं, उनको जो एनर्जी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, वो मिल रही है सनलाइट से। सनलाइट से एनर्जी मिला प्लांट को, प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, स्टोर कर लिया। प्लांट से किसी बकरे को मिला, बकरे से किसी शेर को मिला, शेर को किसी गिद्ध ने खा लिया। इसी तरीके से प्लांट को मिला सनलाइट, सनलाइट का एनर्जी प्लांट को मिला, हमने प्लांट खा लिया, या फिर प्लांट को किसी मुर्गी ने खा लिया या बकरे ने खा लिया, हम लोगों ने बकरी को खा लिया। तो इस प्रकार से क्या है, हमारा जो पूरा अर्थ आप देख रहे हैं, यहां पर जो भी एनर्जी है, जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, उसको एनर्जी कहां से मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जीवन यापन करने पा रहे हैं। अब यहां पर कहता है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से लाइफ अर्थ पर चल रहा है। कल के कल अगर फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा तो अर्थ पर सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, लाइफ ही पूरी तरीके से हमारे अर्थ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, किसी भी प्रकार का फूड नहीं होगा, ना तो प्लांट के लिए होगा, ना हम एनिमल के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all organism, is produced during photosynthesis. यहां पर भाई फोटोसिंथेसिस का एक और यूज है। यूज ये है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जब ये प्रोसेस होता है, उस समय सिर्फ प्लांट अपना भोजन तैयार नहीं करते हैं, बल्कि उस समय में वो ऑक्सीजन भी तैयार करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। कब, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय। मतलब कि फोटोसिंथेसिस बंद होगा तो हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अर्थ पर लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अब यहां पर अगर तुमसे फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बोलता है तो तुम ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स, पत्तों के वैसे सेल्स जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं। सिंपल सी बात लिखी हुई है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर इसी इक्वेशन को, इसी पूरे प्रोसेस को आपको इक्वेशन के रूप में यहां पर दर्शाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर,
सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सिंपल इक्वेशन याद कर लो, इसी को वर्ड में लिख दोगे तो तुम्हारा ये डेफिनेशन हो जाएगा, और इसी डेफिनेशन को इक्वेशन में लिख दोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। दोनों से एक दूसरा तुम तैयार कर सकते हो। सिंपली बहुत आसान चीज है, कोई बहुत टफ चीज ये नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इसमें यहां पर सिंपली बात क्या है, फूड कहां प्रिपेयर होता है, प्लांट के वैसे सेल्स में जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या है, आगे देखते हैं। अब यहां पर कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ये तो आपको पहले से पता है कि जब ये प्रोसेस होता है उस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब यहां पर बात है कि देखिए, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जनरली किया जाता है स्टार्च टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, स्टार्च का प्रेजेंस टेस्ट किया जाता है कि भाई प्लांट में स्टार्च है या नहीं है, समझ गए। उससे हम लोग ये देखते हैं कि अगर स्टार्च है मतलब कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है, अगर स्टार्च नहीं है मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग यहां पर कैसे टेस्ट करेंगे, तो यहां पर इसके लिए आपको आगे एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं एक ही जैसे। एक को डार्क रूम में रख देना है या फिर ब्लैक बॉक्स में रख देना है 72 घंटों के लिए, 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को सनलाइट में रख देना है। जब आप ऐसे करेंगे और 72 घंटों के बाद जब उनको निकालेंगे, उनके ऊपर आप आयोडीन टेस्ट करेंगे, जैसा कि आपने क्लास 6 में देखा था, आयोडीन डालकर टेस्ट करेंगे। वहां पर आपको अंतर दिखेगा। क्या अंतर दिखेगा, अंतर ये चीज दिखेगा। यहां पर देखिए, आयोडीन सॉल्यूशन का जब हम यूज करेंगे दोनों पेड़ के पौधों पर, मतलब कि एक जो बाहर रखा हुआ था, एक जो ब्लैक बॉक्स में रखा था, अगर स्टार्च नहीं होगा तो उसका फॉर्मेशन ऐसा होगा, कलर ऐसा हो जाएगा, और वहीं स्टार्च होगा तो ऐसा कलर दिखेगा। दोनों में ये शार्प डिफरेंस आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो पेड़ है जिसको कि हमने ब्लैक बॉक्स में रखा था, उसमें क्या नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है मतलब कि जो लीव्स हैं उनमें आपका स्टार्च, नया स्टार्च नहीं बन रहा है, और पुराना स्टार्च को प्लांट कंज्यूम कर रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो इस प्लांट में क्या हो गया, स्टार्च की कमी हो गई। लेकिन जिस प्लांट को हमने बाहर सनलाइट में रखा था उसमें कंटिन्यूअस क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस फोटोसिंथेसिस हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, मतलब कि स्टार्च बन रहा है। तो यहां पर जब हम लोग आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कलर हमें ऐसा मिलेगा, क्योंकि स्टार्च भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे यहां पर क्या कहता है, अब यहां पर आगे एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब आपको मैंने शुरू से बताया कि देखो भैया, जिन पत्तों में आपको हरियाली दिखती है, हरे पत्ते दिखते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है और उनमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो भाई हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिनका जो लीव्स होते हैं, जिनके उनका कलर ग्रीन नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण में ये सारे जो लीव्स आप देख रहे हैं, इनका कलर तो आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। अब बोलेगा सर ये ग्रीन क्यों नहीं है? ये ग्रीन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने देखा कि भाई क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट है, मतलब जिसकी वजह से हमारे प्लांट का कलर ग्रीन होता है। अब ये जो पेड़ हैं, इनके पत्तों में दूसरे कलर के पिगमेंट का मात्रा ज्यादा होता है, संख्या ज्यादा होता है। इस वजह से यहां पर क्या होता है, ग्रीन कलर छुप जाता है और ये कलर हमको दिखने लगते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इन पत्तों में क्लोरोफिल नहीं है। इन पत्तों में भी भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से इन पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है, और ये पत्ते भी, ये पेड़ भी फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो आगे कहता है कि यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी। अब यहां पर देखिए, आपको एक ऑर्गेनिज्म के बारे में दिखाया जा रहा है। कई बार आप तालाब में, पॉन्ड में जाते होंगे तो इस प्रकार का आपको आकृति दिखता होगा, इस प्रकार से ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? ये अल्गी है, एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। अब आपको ग्रीन कलर देख के कुछ समझ में आ रहा है कि यहां ग्रीन ये क्यों है? ग्रीन क्यों है? सोचिए, एक सेकंड में मैं बता रहा हूं। ग्रीन इसलिए है क्योंकि यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, अल्गी है, इसके पास भी क्लोरोफिल होता है।
अब क्लोरोफिल होता है मतलब आप समझ गए क्लोरोफिल का क्या मतलब है। क्लोरोफिल का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना भोजन खुद से बना सकता है, अपना भोजन खुद से तैयार कर सकता है, और इसकी वजह से ही ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना खुद का नीड आसानी से पूरा कर सकता है। यही चीज कहता है कि दे कंटेन क्लोरोफिल, दे कंटेन क्लोरोफिल मतलब कौन, अलगी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद से बना सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर बात है, अलगी अपना भोजन खुद से बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है मतलब क्या, उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। ये सब बातें आप क्लियर हो गए। अब यहां पर अगर आप देखें तो अभी तुरंत हमने देखा कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं हमने। लेकिन फोटोसिंथेसिस में एक चीज देखा कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तब प्लांट जो भोजन बनाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग ने जब चैप्टर शुरू किया था उस समय हम लोगों ने देखा कि हमारे जो फूड कंपोनेंट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, फैट भी होते हैं, और कई सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो यहां पर सवाल यह है कि जो प्लांट हैं उनके द्वारा प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, विटामिन कैसे बनाया जाता है। भाई हम लोग जब हरी सब्जियां खाते हैं तो सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ी मिलता है, हमें प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, और भी चीजें मिलती हैं। तो उनका सिंथेसिस कैसे होता है? तो यहां पर यही चीज कहता है कि यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो आपने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट द्वारा बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6। अब इसमें क्या है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेकिन तुम जब यहां पर बात करोगे प्रोटीन की, फैट की, तो उनमें दूसरे कंटेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन में अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है प्रोटीन, समझ गए। तो प्रोटीन में नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। तो यहां पर प्लांट ने जो खाना बनाया कार्बोहाइड्रेट, इसमें तो नाइट्रोजन है ही नहीं, तो भाई प्रोटीन कैसे बनेगा? तो ऐसा करने के लिए जो प्लांट हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब ये प्लांट नाइट्रोजन कहां से एक्सेप्ट करते हैं, कहां से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है? तो यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलता है कहां से, सॉइल से मिलता है। जब वाटर के साथ मिनरल्स प्लांट लेते हैं तो उन मिनरल्स में नाइट्रोजन भी प्लांट एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां पर एक चीज है जो आपको जानना समझना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है भाई, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन वो इस फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है, समझ गए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। जो प्लांट्स होते हैं वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस तरीके से हवा से जैसे CO2 लेते हैं वैसे नाइट्रोजन को वो नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्लांट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो प्लांट हैं ये नाइट्रोजन को सॉइल के जरिए लेते हैं। लेकिन सॉइल के जरिए भी जो नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट, वो नाइट्रोजन प्योर नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, प्योर नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजन का डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं। कौन सा, आइए समझते हैं। यहां पर यही चीज कहता है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन gaseous form in the air, however plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. यही बात है कि प्लांट में कई सारे आपको बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे कि, वो क्या करता है, वो हवा में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये प्योर नाइट्रोजन, इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल में, ऐसे मॉलिक्यूल में जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नाइट्राइट में, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। यह आपको यहां पर नहीं पढ़ना है, बस सिंपली जान लीजिए कि नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है इस प्योर नाइट्रोजन को, कौन, सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब उस नाइट्राइट को, नाइट्रेट को, जो मॉलिक्यूल हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको प्लांट इस्तेमाल करता है, और उसकी मदद से वहां पर प्लांट जो है प्रोटीन वगैरह का सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन वगैरह तैयार करता है।
यही चीज कहता है कि दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विथ वाटर। वाटर को जब एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, उसके साथ नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल, सॉल्यूबल नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल, यानी वाटर में घुलनशील नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल को ये प्लांट एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसके साथ ही यहां पर प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है, जिससे कि वो लोग क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको पता होगा कि हमारे जो खेत होते हैं वहां पर फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है, समझ गए। और ये नाइट्रोजन प्लांट्स को देने के लिए ही डाला जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे खेतों में जब आप लगातार कई सालों तक खेती करेंगे तो वहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड की, नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल की मात्रा कम हो जाती है। जो हमारा फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर में बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल होते हैं, उनको हम डाल देते हैं। वाटर जब इरिगेशन करते हैं, जो वो वाटर होता है उसमें वो घुल जाते हैं और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और साथ में यहां पर जो प्लांट है वो अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी उसको तैयार करने हैं वो तैयार कर देता है। अब कहता है कि प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इस प्रकार से नाइट्रोजन और भी दूसरे जो मिनरल्स चाहिए प्लांट को विटामिन वगैरह बनाने के लिए, वो एक्सेप्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोटीन विटामिन वगैरह बनाते हैं। अब यहां पर हमने क्या समझ लिया अभी तक? अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के जरिए जो भोजन बनता है, प्रोटीन विटामिन का सिंथेसाइज कैसे होता है, ये सब चीजें समझ ली। अब यहां पर आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं? आगे यहां पर हम लोग समझने वाले हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट में जो दूसरे तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर कहता है कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। कहता है कि बहुत सारे हमारी दुनिया में ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना भोजन खुद से बना नहीं सकते हैं। भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं तो ये सरवाइव कैसे करते हैं, और साथ में इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है जब ये भोजन अपना खुद से बना नहीं रहे हैं। कहता है कि लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जिस प्रकार से एनिमल्स, ह्यूमंस अपना भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसी प्रकार से ये जो प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनके पास ये फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहां पर ये जो प्लांट होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझ गए, मतलब कि भाई खुद से खाना नहीं बना रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए फिगर 1.5 देखने के लिए कह रहा है। यहां पर फिगर 1.5 सिंपली कहें तो ये वाला तस्वीर है। ये तस्वीर तो मैंने खुद से लगाया है, ऐसा ही आपको तस्वीर यहां पर है। ये वाला तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि एक ग्रीन कलर का प्लांट है जिसमें कि येलो कलर के कुछ आपको ब्रांचेस वगैरह हैं जो कि फैले हुए हैं। ज्यादा आपको अच्छे से यहां पर दिखेगा, ज्यादा आपको डेंस। ये जो येलो येलो आपको स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? ये एक प्रकार का प्लांट है। कैसा प्लांट? ऐसा प्लांट है जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाता है। इसमें आपको खास क्या दिख रहा है? खास ये दिख रहा है कि इसका कलर है येलो। अब भाई येलो कलर है, येलो कलर है मतलब क्या हुआ? येलो कलर है इसका मतलब हुआ कि इस प्लांट के पास क्या है? क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? दूसरे प्लांट से यहां पर न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज समझते हैं। वैसे ये प्लांट कौन सा? कैस्कटा है, जिसको कि सिंपली हम लोग हमारे इलाके में अमरबेल बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में इसको अमरबेल बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यही चीज कहता है। लुक एट फिगर 1.5 हमने देख लिया। Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascata अमरबेल। अमरबेल का पौधा है ये, अमरबेल मैंने आपको दिखा दिया। It does not have chlorophyll। इस प्लांट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहां पर इसको अच्छी तरीके से समझिए कि यहां पर आपको दो प्लांट दिख रहे हैं। एक प्लांट है हरे कलर का जो कि अपना पूरा स्टेम वगैरह इसके पास है, जिसमें ब्रांचेस निकल कर ये पूरा बड़ा हुआ है हरा कलर का। ये जो हरा वाला है ये वाला, और इस हरे वाले प्लांट के ऊपर एक प्लांट चढ़ गया है जिसको कि जो कि ये पीला वाला है अमरबेल। ठीक है, तो ये पीले वाले की बात हो रही है कि ये पीला वाला जो अमरबेल है इसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। कहता है कि इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग।
तो ये जो अमरबेल है, जो कि पीले कलर का प्लांट हमने देखा, ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पर जाकर के बैठ जाता है और उस प्लांट में से एनर्जी चूसता है, उस प्लांट में से एनर्जी लेता है, फूड लेता है और उस फूड के जरिए खुद को जिंदा रखता है। अब यहां पर जिस प्लांट के ऊपर ये अमरबेल चढ़ गया उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। और होस्ट, उस होस्ट से ये अमरबेल यानी कि जो प्लांट है वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, फूड लेगा, तो वो होस्ट हो गया, ठीक है, उससे सारे न्यूट्रिएंट्स लेगा। अब यहां पर इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जहां पर जो कैस्कटा है ये क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, यानी जो अमरबेल है वो क्या हो गया, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब क्या, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को चूसता है, फूड को लेता है, उसके लिए हम लोग पैरासाइट वर्ड का यूज करते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। तो कहता है कि क्या हम लोग एक प्रकार से पैरासाइट हैं, कि भाई हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड का रिक्वायरमेंट के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो क्या रियलिटी में हम लोग भी पैरासाइट हैं? ये सवाल यहां पर पूछ रहा है, ये आपको सोचना है, आप सोच करके आंसर दीजिए, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि हैव यू सीन अ हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। यहां पर क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हमारी दुनिया में हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं, रियली में खाते हैं। जैसे हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ना, वैसे वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं। अब कहता है कि देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? Such plants may be green or some other color. Look at the plant in the figure 1.6. कहता है कि देखो दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, ये वैसे तो ये इनकी साइज बहुत छोटा है, जो कि क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह को कंज्यूम करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको देखना है, ये जो प्लांट है ये, इसको हम लोग पिचर प्लांट बोलते हैं। ये प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को कंज्यूम करता है और उनको डाइजेस्ट करके अपना फूड, अपना जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से समझना है, देखना है, तो मैं आपको जरा सा दिखा देता हूं जिससे कि आपको यह चीज समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर एक प्लांट है, उसने क्या किया, यहां पर ट्रैप कर लिया एक इंसेक्ट को, उसको फिर डाइजेस्ट करेगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक इंसेक्ट आया, इस प्लांट के ऊपर बैठा और इसने क्या कर लिया, उसको ट्रैप कर लिया और उसको डाइजेस्ट करके क्या करेगा, उससे न्यूट्रिशन ले लेगा। यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एक लिड खुला हुआ है, उस पर इंसेक्ट बैठा और उसको क्या कर लिया, इसने ट्रैप कर लिया, फिर यहां पर डाइजेशन होगा और यहां पर इस इंसेक्ट से न्यूट्रिशन ले लिया जाएगा इस प्लांट के द्वारा। तो ये सब प्लांट कौन से प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो कि इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। रियलिटी में ये क्या करते हैं, हमारे जैसा न्यूट्रिशन करते हैं, जैसा कि हम न्यूट्रिशन करते हैं वैसा ही ये न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे देखते हैं। अब यहां पर कहता है कि द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इन द इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। मतलब कि जैसे हरे पत्तों में लीफ होता है उसी तरीके से ये इस प्लांट का लीफ है, लेकिन इसने खुद को मॉडिफाई कर लिया, ऐसे मॉडिफाई कर लिया कि ये इंसेक्ट को ट्रैप कर सके, ट्रैप करके उसके ऊपर क्या कर सके, एंजाइम वगैरह छोड़ सके, जिससे कि उसको डाइजेस्ट करके क्या कर सके, एनर्जी उससे ले सके, ठीक है। अब यहां पर यही चीज है, जगला मॉडिफाइड पार्ट ऑफ प्लांट, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिचर। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। मतलब सिंपली बात समझो, सिंपली बात यहां पर यह है, ये तुमको तो एक उदाहरण दिखाया गया, मैंने तुमको 3-4 उदाहरण दे दिए कि 3-4 प्रकार के, यहां पर आपको कई प्रकार के इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। उनमें क्या होता है ऐसा स्ट्रक्चर कि एक बार इंसेक्ट वहां गया, उसके बाद इंसेक्ट वहां से निकलने नहीं पाएगा, वहीं पर फंस जाएगा, वहीं पर रह जाएगा और फिर वहां पर प्लांट क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करके फूड को कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहता है कि व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अब यहां पर इसी को मैं जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां देखो, रियल में इमेज ऐसा ये दिखता है, ऐसा ये पिचर प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसेक्ट अंदर गया तो यहां पर ये ऊपर से ढक्कन जो है, लिड है, ये बंद हो जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हेयर, आपको हेयर लाइक ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऐसे गया तो इंसेक्ट बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इस प्रकार से कांटे उसको सभी तरफ से होंगे और वहां पर वो फंस जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा, ये लिड बंद हो जाएगा और फिर उस इंसेक्ट का डाइजेशन यहां पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है, जिससे कि न्यूट्रिशन ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। अब यहां पर कहता है कि इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रोन। ठीक है, ये हो सकता है भाई। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं सैप्रोट्रॉप्स की। अब यहां पर देखिए कहता है कि यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आप कभी बाजार जाते होंगे तो आपने मशरूम वगैरह देखा होगा, मशरूम आप खाते भी होंगे, ये सारे मशरूम आपको बाजार में मिल जाते हैं। अब यहां पर मशरूम जो होते हैं ये आपको एक प्रकार से क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं समझते हैं। कहता है कि यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मोस्ट मॉइस्ट सॉइल ऑन द रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। मतलब जब आप बारिश के दिनों में बाहर कहीं इलाके में जाते होंगे, जंगल वगैरह के इलाके में जहां पर झाड़ियां वगैरह हो, वहां पर अगर आप देखें तो कई सारी लकड़ियां होती हैं जो कि सूख जाती हैं, मतलब कि पड़े हुए होते हैं, वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। वो जब सड़ते हैं उनके ऊपर आप लोग अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि एक तरीके से आपको मशरूम जैसे ही दिखते हैं, मशरूम जैसा ही उनका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पर ये भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं ये जरा सा समझते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इनका न्यूट्रिशन होता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। ये क्या हो गया, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसा ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन मशरूम करता है। तो मशरूम क्या करता है, या फिर इसी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सैप्रोट्रॉप होते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी कोई सब्सटेंस सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, तो उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं से इनको न्यूट्रिशन मिलता है, यही ये न्यूट्रिशन करते हैं। कौन सा न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब क्या, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से न्यूट्रिशन प्राप्त करना। जैसे यहां पर आपको मिल रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए कहता है कि प्लांट्स विच यूज द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जो हमारा मशरूम होता है, या फिर इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं सड़े गले वुड के ऊपर, ये आपको क्या है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे यहां पर कहता है कि दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, फंगी कहलाते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे उदाहरण के लिए कि आपके घर में कभी अगर ब्रेड आप रखते हैं, ब्रेड हल्का भीगा हुआ हो, उसको बाहर आपने छोड़ दिया, तो उस पर ग्रीन पैचेस आपको दिखने लगते हैं, समझ गए, आपको उस पर फोम लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। वो क्या है, वो रियलिटी में फंगी है, जो कि फंगस है, जो कि वहां पर ग्रो कर चुका है उस ब्रेड के ऊपर। और ये भी क्या कर रहा है, इसी प्रकार का न्यूट्रिशन यहां पर कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या कहता है कि फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि आप अपने आसपास कभी भी अगर अचार को खुला छोड़ दें, या फिर लेदर, क्लोथ, दूसरे चीजों को अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में छोड़ देते हैं, वहां पर भी हमारा फंगस ग्रो कर जाएगा। जैसे यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये वाला उदाहरण देखिए। यहां पर क्या, एक ब्रेड है जिसको हमने क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया, तो यहां पर क्या हो गया, फंगस यहां पर ग्रो कर गया भाई। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। मतलब बात यहां पर यह है कि जो फंगस है, उसके स्पोर्स, मतलब कि एक तरीके से उनका सीड आप कह सकते हैं, या फिर उनके एग्स कह सकते हैं। स्पोर मतलब वही होता है जिससे कि वो प्लांट ग्रो, वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए। वो हमारे आसपास, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं ना, यहां पर भी हो सकता है कि फंगस का स्पोर उड़ रहा हो,
जैसे ही उसको वैसा क्लाइमेट मिलेगा, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा या फिर कोई डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस मिलेगा, वो क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। समझ गए? जैसे ही वैसे सब्सटेंस के ऊपर वो लैंड करेगा। कहता है कि नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, यानी कि किसी भी चीज को सड़ने से या फिर उस पर फंगस लगने से कैसे बचा सकते हैं। तो भाई सोचो जरा, आंसर करो कमेंट में, क्या यहां पर उत्तर हो सकता है, कैसे हम लोग रोक सकते हैं ग्रोथ को। ठीक है, अब यहां पर आगे दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया जिसको कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यहां पर कहता है कि देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, आपस में डील कर लेंगे कि भाई देखो, हम तुमको खाना देंगे, तुम हमको घर दो, और दोनों साथ में रहेंगे, घर और खाना शेयर करेंगे और एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। और इस रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस भी कहते हैं या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और साथ में सरवाइव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर कहता है कि देखो, कुछ फंगस ऐसे होते हैं, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि रूट के, प्लांट के रूट में सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं। जहां पर प्लांट इन फंगस को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट देगा, और साथ में बदले में जो फंगस है वो वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट प्लांट को देगा। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और दोनों खुशी खुशी मस्ती में रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर इस प्रकार का रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है लाइकेन, जिसको हम लोग यहां पर बोलते हैं। अब ये लाइकेन क्या है, एक प्रकार से कंबिनेशन है, सिम्बायोसिस है या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसके किसके बीच में, अलगी और फंगस के बीच में। यहां पर दोनों का आपस में डील हो गया, दोनों जब एक साथ रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइकन बन जाएगा। अब यहां पर क्या होता है, अलगी होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। मतलब कि अलगी क्या करता है, सनलाइट से भोजन करने का काम करता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा, भोजन बनाने का काम करेगा। और वहीं जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्रकार से घर कह सकते हैं प्रोवाइड करता है, या फिर वहां पर रहने का जगह प्रोवाइड करता है फंगस। तो दोनों एक तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं। कैसे, यहां पर जो हमारा फंगस है वो वाटर और मिनरल्स देगा, किसको, अलगी को देगा। अलगी उस मिनरल और वाटर का यूज करके खाना तैयार करेगा, भोजन तैयार करेगा, और खाना जब बन जाएगा वो फंगस को दे देगा। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और इस प्रकार से ये एक साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, खुशी खुशी मस्ती में हैं। तो ये क्या हो गया भैया, सिम्बायोसिस हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने है टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मतलब क्या, मतलब यहां पर जो सॉइल है, मिट्टी है जिसमें कि हम लोग प्लांट उगाते हैं, जिसमें कि क्रॉप्स उगाते हैं, वहां पर जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी को फिर से पूरा कैसे किया जाता है। अब आपके सामने सवाल है कि भाई प्लांट के सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी क्यों होती है। उसका कारण यहां पर यह है कि जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं या फिर हम लोग जब खेती करते हैं या फिर कहीं किसी जगह पर प्लांट खुद से भी ग्रो होता है, तो प्लांट को चाहिए होता है मिनरल, प्लांट को चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए होता है, फास्फोरस चाहिए होता है, इसके अलावा कई सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब प्लांट उस सॉइल में से लगातार बार बार न्यूट्रिएंट्स को लेगा तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो हमें उस कमी को पूरा भी करना जरूरी है, या फिर वहां पर नेचर में सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट आएगा तभी तो फिर से प्लांट को मिलेगा ना। तो यहां पर न्यूट्रिएंट के रिप्लेनिशमेंट की बात हो रही है कि सॉइल में जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो हम लोग कैसे उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, मतलब फिर से वहां पर कैसे न्यूट्रिएंट को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण के लिए कहता है कि हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आप कभी अगर खेती देखने गए होंगे, आप कभी गांव गए होंगे या फिर किसी प्रकार से एग्रीकल्चर का आपने वीडियो देखा होगा, वहां पर देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में या तो फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, और भी कई प्रकार के न्यूट्रिएंट डालने का काम करते हैं, ताकि वहां पर क्या किया जा सके, वहां पर उन प्लांट्स को ग्रो करने का में मदद किया जा सके। ठीक है, अब इनमें होता क्या है भाई, क्यों इनको यूज किया जाता है, ये यहां पर समझते हैं। अब यहां पर यही चीज कहता है कि यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग।
मतलब जो प्लांट हैं वो लगातार सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को लेते रहते हैं। अब सॉइल से ले रहे हैं तो कुछ समय बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, मिनरल की कमी हो जाएगी, तो यहां पर उनका अमाउंट सॉइल में डिक्लाइन होते रहेगा। अब यहां पर जो फर्टिलाइजर होते हैं, मैन्योर होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट? एग्जांपल के लिए जैसे कि नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। तो यहां पर क्या किया जाता है, एक तो जो किसान अपनाते हैं वो तरीका है कि भाई क्या करो, वहां पर फर्टिलाइजर डाल दो, मैन्योर डाल दो, जिससे कि वहां पर क्या हो जाए, सॉइल में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट आ जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाए। दूसरा तरीका यहां पर यह है जो नेचर में जनरली होता है कि वहां पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कई सारे आपको ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में नेचुरली वहां पर इन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या कहते हैं, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो यहां पर मेनली नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करके आपको समझाया जा रहा है कि देखिए, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि जो सॉइल होता है उसमें आपको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। कहता है कि यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर वही बात है जो कि मैंने आपको समझाया कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन जिस प्रकार से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं उस प्रकार से प्लांट जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकते। समझ गए? कहता कि दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन उनको सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। कहता है कि देखिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ले सकता है और उसको प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। कहता है कि बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। अब यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ परेशानी यह है कि राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खुद का खाना नहीं बना सकता है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर होगा सिम्बायोसिस, मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। तो यहां पर क्या होगा कि बहुत सारे आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जिनमें कि लेग्यूम्स पाए जाते हैं। लेग्यूम क्या होता है भाई? एक प्रकार से नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में। यहां पर अगर हो, हाँ देखिए, यहां पर ये क्या है, रूट है एक लेगुमिनस प्लांट का, जिसमें कि आपको नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो आपको गोला गोला डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग नोड कहते हैं। ये नोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में आपके ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, अब ये सारे प्लांट्स में नहीं रहते हैं, वैसे प्लांट्स में रहते हैं जिसमें कि आपको लेग्यूम्स पाए जाते हैं, जैसे कि जनरली जो आपके ग्राम होते हैं, पीज होते हैं, यानी जिनको हिंदी में हम लोग दलहन पौधे कहते हैं। जो दाल हम लोग खाते हैं ना, जैसे कि अरहर को छोड़ करके जो बाकी दाल खाते हैं, जैसे मूंग का दाल हो गया, चना दाल हो गया, ये सारे में आपको ये पाए जाते हैं। जैसे मूंग, बीन्स और दूसरे जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उनमें ये नोड्स में, जड़ों के नोड्स में रहते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये रहते हैं प्लांट के साथ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में, मतलब कि को एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो प्लांट है इन बैक्टीरियाज को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड यानी कि खाना प्रोवाइड करेगा। यहां पर यही चीज कहता है कि सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। यहां पर ये राइजोबियम क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, और बदले में जो प्लांट होते हैं ये फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, जिससे कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं और दोनों के दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों मस्ती में साथ साथ रहते हैं। कहता है कि दे दस हैव a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. और ये एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरिया और प्लांट के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर प्लांट को एक तरीके से मिल जाता है हमारा नाइट्रोजन, जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, साथ में सॉइल में भी बहुत मात्रा में ये जो नाइट्रोजन है ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। वही बात है
कि अगर यहां पर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें लेग्यूम्स हैं, जहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया है, वहां पर फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कहता है कि इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। ठीक है भाई, अब यहां पर बात क्या है, यहां पर बात है कि आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने समझा कि बहुत सारे क्या, लगभग जो प्लांट्स हैं, ज्यादातर प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। मतलब क्या, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है भाई, कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, वो हमने समझ लिया। अब इसके बाद बात है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक नहीं है बल्कि दूसरा है, हेटेरोट्रॉपिक है। जैसे कि कुछ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, कुछ हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम जो हैं, यानी जो एनिमल्स हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मतलब कि हम प्लांट्स के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल्स के बारे में, खास करके ह्यूमंस के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर एक सवाल पूछता है जिसका आंसर आपको पता होगा, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप। तो भाई एक तरीके से हाँ, आप खुद से सोच के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। यहां पर आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, इनका मतलब चैप्टर से खोजने की कोशिश कीजिए, इनका एक्सप्लेनेशन खोजने की कोशिश कीजिए, जो कि एक तरीके से मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि यहां पर हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।